हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 5 देखने जा रहे हैं, जो कि आखिरी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये क्या है? ये जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी कि ये बात हो रही है जब अंग्रेज का आगमन हुआ था ना, उसके बाद ब्रिटिश राज्य का तेज़ी से विस्तार हुआ था। आप सभी को मैंने बताया है पिछले चैप्टरों में। तो इससे क्या हुआ कि भारत में जो है शांत जीवन चल रहा था, लेकिन उसमें हलचल पैदा हो गई। कैसे? भारत का समाज जो है अंग्रेजी समाज से तो बिल्कुल भिन्न प्रकृति का था, उनकी परंपराएं अलग थी, है ना। वस्तुतः ये था, देखिए कि भारतीय समाज जो था ना, एक और अशिक्षा जो है परंपरागत मान्यताएं थी, तो दूसरी ओर जो है अलग अलग सामाजिक धार्मिक व्यवस्था थी। लेकिन अंग्रेजी शासन द्वारा जो है भारतीय भू राजस्व व्यवस्था, हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है, भू राजस्व व्यवस्था और जो है अपनी जो है प्रशासनिक व्यवस्था में किए जा रहे परिवर्तनों के कारण भारतीय समाज को जो है बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा था, है ना। जो लंबे अरसे से जो है रहने, आप ये मान लीजिए कि आपका एक समाज रह रहा है ना, और आपकी संस्कृति अलग है, आपके रीति रिवाज अलग हैं, आपका वहाँ चलन अलग चल रहा है, और कोई बाहर का इंसान आए और आपकी रीति रिवाजों संस्कृति को प्रभावित करे तो कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, वहाँ हमारी हमारी जो है अशांति जो है शांति जो है वो भंग होगी, है ना। जिससे अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है भारतीय की प्रक्रियाएं तीव्र होने लगी, छोटे छोटे समुदाय बनने लग गए। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ था, भील विद्रोह हुआ था, है ना, कोल विद्रोह हुआ था। तो ये जो छोटे छोटे विद्रोह हैं ना, ये एक बड़े विद्रोह के रूप में 1857 में निकल कर आया। तो आज हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह की भूमिका कैसे तैयार हुई, और 1857 का विद्रोह जो है आप सफल तो नहीं कहेंगे कि सफल हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी आग फैला के गया था। ये समझ गए? ये बहुत बड़ी आग फैला के गया था, और तब भारतीयों को समझ में आ गया था कि अब हमें अपने देश से अंग्रेज़ों को भगाना ही भगाना पड़ेगा। अगर ये जो है अंग्रेज़ हमारे देश में रहें तो सब कुछ लूट ले जाएंगे और हमारे देश में हमारा हक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए कितना भारी नरसंहार दिख रहा है ना। ये जो चित्र है, ये सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए ये विद्रोह जो है वो 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया। अब देखिए, अब बात करेंगे नीतियाँ और लोग। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में हम देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने जो है आदिवासियों के रहन सहन को जो है प्रभावित किया, कैसे कृषकों को प्रभावित किया, कैसे सिपाहियों को प्रभावित किया, है ना। इनकी नीतियों से राजा, रानी, किसान, जमींदार, आदिवासी, सिपाही सब पर तरह तरह के असर पड़े। और आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्यवाही जनता के हित में नहीं होती हैं या फिर उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती हैं, उनका लोग किस तरीके से विरोध करते हैं। तो देखिए, अब नवाब थे उधर, उस समय जो है मुगलों का शासन चल रहा था, तो नवाबों की छिनती सत्ता, नवाबों की भी सत्ता छिनती जा रही थी, वो सिर्फ नाम मात्र के रह गए थे। तो 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लग गई, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में तो रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, और स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता भी घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली के अधिकार और इलाकों के एक एक करके छीने जा रहे थे। तो ऐसे में आक्रोश होना तो आम बात है, और बहुत सारे स्थानीय शासकों ने जो है अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे यानी कि दत्तक पुत्र को जो है शासन मिले। और देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद भी जो है उन्हें मिलने लगे। तो अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में छूट जो है ये कंपनी है, इनके निवेदन को ठुकरा दिया। तो जाहिर सी बात है, अपने मन में धक्का लगेगा ही इंसान को, है ना, कि जो है अंग्रेज़ जो है उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, और अवध की रियासत जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में थी। ठीक है, तो 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई, और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। इसकी जो है थी हड़प नीति, यानी कि
हड़प नीति का इन्होंने ऐलान कर दिया और रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा था, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जो है वो ज़रूरी है। तो कंपनी ने जो है मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। देखिए कैसे कंपनी द्वारा जो है वो जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ऐसे ऐसे देखिए धीरे धीरे कैसे ये हमारे बादशाहों के ऊपर, हमारी जनता के ऊपर शासन करने लग गए। 1856 में जो है गवर्नर जनरल कैनिंग, अब ये भी याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे कैनिंग। ठीक है, तो देखिए 1856 में गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। अच्छा, धीरे धीरे देखते जाइएगा कि 1857 का विद्रोह कैसे उत्पन्न होता है ना। अब देखिए, अब उधर बादशाहों का पद समाप्त किया जाएगा तो ये जो है राजाओं और बादशाहों में जो है अशांति फैली। अब देखिए किसानों और सिपाहियों में कैसे, देखिए गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त जो है तौर तरीकों से परेशान थे। आप सभी को मैंने बताया था पिछले चैप्टरों में, है ना, कि किस प्रकार जो है लगान देने के लिए मजबूर किया जाता था और किसान जो है वो कर्ज में डूब जाते थे। तो बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे और इसी के कारण जो है उनकी पीढ़ियां जो है पुरानी ज़मीनों के हाथ से जो है वो उनके निकलती जा रही थी। तो कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में असंतोष की अपनी वजह थी। क्या वजह थी? वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम थे ना जो उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। तो क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। समुद्र पार, उन्हें ऐसा लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। तो जब 1824 में सिपाहियों ने कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला ना, तो उन्होंने जो है इस हुक्म को मानने से ही इनकार कर दिया, है ना। तो जाहिर सी बात है, जब हमें धार्मिक ठेस पहुंचेगी तो हम उस बात को नहीं ही मानेंगे, है ना। और उन्हें जो है ज़मीन के रास्ते से जाने पे ऐतराज़ नहीं था, उन्हें सिर्फ समुद्री रास्ते से जाने पे ऐतराज़ था और सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। क्यों? क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था और इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून भी बनाना पड़ा और इस कानून में साफ साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो सिपाही जो है वो गांवों के हालात से भी परेशान थे और बहुत सारे सिपाही तो खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांवों को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब देखते हैं सुधारों की प्रतिक्रिया। देखिए अंग्रेज़ों को लगता था ना कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत ज़रूरी है। जब आप सभी जानते हैं कि पहले सती प्रथा था, है ना, और जो है बहुविवाह का प्रथा था, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। तो ये सारी जो है कुप्रथाएं थीं, तो ये अंग्रेज़ों को लगता था कि ये इसे जो है सुधारना चाहिए। तो देखिए सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया और 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीनें व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। तो बना 1850 में एक नया कानून, जिसमें क्या कि जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाएगा वो, अच्छा इसमें ईसाई धर्म को अपनाना बहुत आसान हो गया। कानून का प्रावधान क्या था कि अगर कोई भारतीय जो है ईसाई धर्म अपनाता है ना, तो जो है उनको पुरखों की संपत्ति और उनका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। ये चीज़ थी, मतलब कि ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा था और बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे और इन सुधारों के बारे में जो है हम आगे देखेंगे, है ना। जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन सब के बारे में हम देखेंगे ना। इन्होंने जो है बहुत धार्मिक सुधार आंदोलन, सती प्रथा ख़त्म की,
है ना, बहुविवाह की प्रथा ख़त्म की। तो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो वो ख़त्म की हैं, कुप्रथाएं। अब देखिए जनता की नज़र से, तो उस ज़माने में क्या था ना, लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए हम देखते हैं आगे। देखिए 84 नियमों की सूची, ये है गांव में रहने, मतलब कि महाराष्ट्र में एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। अब देखिए ये क्या लिखते हैं, देखिए ये लिखते हैं कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि राजा जो है इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा जो है भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। दूसरी स्मृति देखिए, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे, चाहे वो सिपाही हो, चाहे किसान हो, चाहे राजा हो, तो हर किसी के मन में जो है अशांति फैली हुई थी। तो ये एक विद्रोह का रूप तो लेगी ही लेगी। तो ये हैं उस दौर के सूबेदार सीताराम पांडे। तो सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल के नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था और उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्ति हो गए, रिटायर हो गए। तो उन्होंने जो है बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था, तो अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। और अब जो है रिटायरमेंट के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। तो सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में संस्मरण लिखा। अब देखिए संस्मरण देख लेते हैं इनका। मेरा मानना है कि अवध पे हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लग गए और अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को ये भी बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले, सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। और उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। अब देखिए कुछ अंश देख लीजिए, ये देखिए ये भारी विद्रोह का चित्र है और ये है मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसर पर हमला कर रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा नरसंहार, बहुत ज़्यादा जो है जान माल की हानि हुई थी इस विद्रोह में। आगे क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट को कुछ लोगों की नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताया। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि ये राइफल के इस्तेमाल का तरीका ये था, उस समय ये फैला दिया गया था भ्रांति कि वो जो है कारतूस जो प्रयोग होते हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। और हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे कि जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। और कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही जो है पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने जो है वो फ़ौरन ही कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। यानी कि कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही है इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये नींव पड़ी थी 1857 की। ये लिखा है सीताराम पांडे ने। अब देखिए सैनिक विद्रोह जो था ना वो जन विद्रोह बन गया। कैसे? शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात तो है नहीं, लेकिन कभी कभी जो है ना ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता जो है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे थे कि सबका शत्रु एक है यानी कि अंग्रेज, और इसीलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे।
तो इस तरीके की स्थिति में हालात में जो है अपने हाथ लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है, उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। और ये देखिए, ये सैनिक विद्रोह होता क्या है? ये क्या होता है? जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। अब देखिए, भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई, तो फतह और शासन के 100 साल बाद, यानी कि 1757 के बाद से 1857, आपको 1757 ध्यान होगा, प्लासी का वार हुआ था, और ये आया फिर 1857 का विद्रोह। तो देखिए 100 साल बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह का से जो है वो जूझना पड़ा था। इससे पहले भी विद्रोह हुए हैं, 1757 के बाद जो है वो विद्रोह हुए हैं, लेकिन छुटपुट। लेकिन ये 1857 का बगावत जो था ना, वो भारतीय कंपनी ही, जो भारत की में जो ये जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। तो मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की, जो है समाज के विभिन्न तबकों को, असंख्य लोगों को विद्रोही तेवरों के साथ खड़े हुए। और कुछ लोगों जो है वो मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, विद्रोह के कारण जो है मैं आपको ये बता दूं, विद्रोह का कोई एक कारण तो हुआ नहीं होगा, है ना, बहुत सारे कारण रहे होंगे। तो बहुत सारे कारणों में जो है मैं आपको कुछ कारण बता देती हूँ। इसके राजनीतिक कारण भी थे, इसके प्रशासनिक कारण भी थे, इसके आर्थिक कारण, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, सब कारण थे। ये सारे कारण मिला के जो है एक बड़ा संघर्ष जो है का रूप लिया 1857 का विद्रोह। अब हम बात करेंगे राजनीतिक कारण के बारे में। राजनीतिक कारण क्या हो सकते थे? देखिए, सबसे पहली बात कि डलहौजी की नीति, जो हड़प नीति थी, है ना, वो कारण थी। दूसरी चीज़, मुगल बादशाह के साथ दुर्व्यवहार चल रहा था, तो इससे जो है लोगों में अशांति फैली। तीसरी चीज़ कि जो है अनुपस्थित प्रभुसत्ता, है ना। और चौथी चीज़ जो है उस समय चार्ल्स नेपियर का कथन। और प्रशासनिक कारण क्या था? अब देखिए, प्रशासनिक कारण भी देख लेते हैं। अच्छा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा लिखने के लिए, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, है ना। प्रशासनिक कारण क्या था? सबसे पहला कारण था लगान व्यवस्था। लगान से जो है लोगों में अशांति फैली, लोग कर्ज में डूब जा रहे थे, तो ये भी एक विद्रोह का रूप लिया। और क्या प्रशासनिक कारण हो सकता है? न्याय व्यवस्था। न्याय हमेशा जो है कंपनी के शासकों को ही मिलता था, है ना, अंग्रेज़ों को ही मिलता था। तीसरी चीज़ कि 1852 में इनाम कमीशन बनाया गया था कि जो भी भारतीयों के साथ बर्बर जो है जो भी चीज़ जीत कर लाते थे तो उन्हें इनाम दिया जाता था। और प्रशासनिक पदों से भारतीयों को वंचित करना, ये सारे प्रशासनिक कारणों में आते हैं। अब तीसरी बात करेंगे, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था? देखिए, भारतीयों के रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे थे, रहन सहन में हस्तक्षेप कर रहे थे, तो ये जो है ये सामाजिक कारण थे। धार्मिक कारण के बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। धार्मिक कारण क्या था? कि लोगों को ईसाई धर्म मानने के लिए मजबूर करना हो रहा था। ईसाई मिशनरियों के कार्य को देख पा रहे होंगे। और 1850 का धार्मिक अयोग्यता नियम, है ना। अब सैनिक कारण, ये तो पता ही है आपको, सैनिक कारण कैसे थे विद्रोह के लिए। देखिए, पदोन्नति से वंचित किया जा रहा था भारतीयों को, वेतन की न्यून मात्रा मिल रही थी, और समुद्र के पार जो है उनको भेज रहे थे युद्ध के लिए भारत से बाहर, है ना। तो ये सारे जो हैं इनके सैनिक कारण थे। आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारण क्या थे? देखिए, आर्थिक कारण क्या था कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कार्य कर रही थी, है ना, और धीरे धीरे भारत को जो है वो खोखला कर दे रही थी। और भू राजस्व की पद्धतियाँ, जैसे हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था, है ना, और जो है महालवाड़ी, ये सारी व्यवस्थाएं देखी, तो इसमें क्या था? इसमें कुल मिला के किसानों का शोषण ही तो हो रहा था ना। तो वो जो है अपनी आर्थिक मजबूती कर रहे थे, लेकिन हमारे भारतीयों को जो है वो कर्ज के तले दबे जा रहे थे हमारे भारतीय। तो ये जो है 1857 के विद्रोह का रूप लिया। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे 1857 का विद्रोह। तो चलिए, यहीं मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, और अगले वीडियो में हम देखेंगे 1857 का विद्रोह इकट्ठे तरीके से, कि कहाँ कहाँ जो है शासन कौन नेतृत्व कर रहा था, दमन किसने किया। तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर आप लोगों के लिए, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, है ना।
तो प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।